ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम ट्रांसफार्मर से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट की स्टडी करेंगे जो बच्चे यूपीबीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये वीडियो एडवांटेज होगा और जो भी कंपटीशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही यूनिक टर्म हम इससे रिलेटेड बताएंगे, ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स बताएंगे जिनका कॉन्सेप्ट आपको जब क्लियर होगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। मतलब एक बार यहाँ आप समझ लेंगे तो यह बिल्कुल निश्चित है कि कभी आप भूलेंगे नहीं, फिर आपको बार बार रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना। आप इंजीनियरिंग के लिए अगर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझिए। जब आप उसको अच्छी तरीके से समझेंगे तो फिर उसको बार बार आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो मैं इससे रिलेटेड कम से कम 10 से 15 ऑब्जेक्टिव पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, आपके दिमाग में बिल्कुल समझ लो कि मैं बैठा दूंगा। ठीक है, बस आवश्यकता है तो वीडियो को मेरा शुरू से लास्ट तक देखिए, भगा भगा मत देखिएगा। ठीक है, आप चाहें तो स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं, वही सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन पूरा देखिए शुरू से लास्ट तक, सारी बातें आपको क्लियर करेंगे। कल मैं जो ईएमएफ इक्वेशन बताया था वो मैं फैराडे के नियम से बताया था। आज मैं जो ईएमएफ इक्वेशन बताऊंगा वो लेंज के नियम से बताऊंगा। फैराडे के नियम में जो लेंज ने मॉडिफिकेशन किया था उससे हम ईएमएफ इक्वेशन आपको हम बताएंगे, रिप्रेजेंट क्लियर करेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप हमारी वीडियो बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन ट्रांसफार्मर सेकेंड मेथड है, कल मैं फर्स्ट मेथड बताया था। ठीक है ना, ये कौन सा मेथड होगा आपका, ये आपका होगा कौन सा, सेकेंड मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड। क्योंकि बच्चों आप अच्छे तरीके से जानते हैं, सपोज दैट दिस इज ए ट्रांसफार्मर, दिस इज ए प्राइमरी साइड, ये सप्लाई हो गया आपका, ये आपका सेकेंडरी साइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से करंट फ्लो हो रही है तो फ्लक्स लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। तो जिस प्रकार करंट लगातार चेंज हो रहा है, जिस तरह से करंट लगातार चेंज हो रहा है उसी प्रकार इससे जनरेट होने वाला फ्लक्स भी क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। तो फ्लक्स जो है कॉइल से लिंक होकर लगातार चेंज हो रहे हैं। देखिए ये फ्लक्स है, ये फ्लक्स की वैल्यू लगातार बढ़ रही है फिर घट के जीरो हो रही है, यानी कि कॉइल से फ्लक्स लगातार चेंज हो रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ जब फ्लक्स कॉइल से कंटिन्यूस चेंज होते हैं तो कॉइल में क्या जनरेट हो जाता है, ईएमएफ जनरेट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी फेनोमेना क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज। ये आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ भी कहलाता है कि फ्लक्स कॉइल से चेंज होता है तो कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ठीक है, ईएमएफ किसके बराबर होता है, ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये फ्लक्स के चेंज होने के रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो सारी चीज़ें बाद में देखा जाएगा। तो आप इतना जानिए, यहाँ फ्लक्स कॉइल से चेंज हो रहा है तो कॉइल में ईएमएफ क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है, और हम इसी ईएमएफ का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। ये ईएमएफ जो है जनरेट होता है ना बेटा, वो भी लगातार चेंज होता है, वो भी अल्टरनेटिंग ही होता है। ठीक है, इसलिए इस ईएमएफ के भी बहुत सारे मान होते हैं। एवरेज वैल्यू होता है, आरएमएस वैल्यू होता है, पिक वैल्यू होता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है, बहुत सारे वैल्यू होते हैं, लेकिन हमको निकालना क्या है, आरएमएस वैल्यू, क्योंकि आरएमएस वैल्यू ही इफेक्टिव वैल्यू होता है। ठीक है, इसलिए हम इसकी आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। अभी आप देखेंगे इसको कैसे निकाला जाएगा। अब चूंकि बेटा ये फ्लक्स इसको कॉइल से चेंज तो होता ही है, फ्लक्स पूरे कोर से भी चेंज होता है, तो पूरे कोर में भी ईएमएफ जनरेट होते हैं। उस ईएमएफ के कारण इसमें एक गोल चक्राकार इसमें क्या होते हैं, धाराएं फ्लो होती हैं। बेसिक मैंने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया फर्स्ट वीडियो में, उसको जरूर देखिए। उसमें इसको क्या कहते हैं, ईडी करंट कहते हैं। इसी को बचने के लिए, इसी को कम करने के लिए इसको क्या करते हैं, पतले पतले पत्तियों में काट करके स्टैंपिंग के रूप में बनाते हैं, फिर उसको क्या कर देते हैं, इंसुलेट करके पंच करके तब हम कोर बनाते हैं। समझ गया ना, क्यों, क्योंकि इंसुलेशन हो जाने से कारण करंट के मार्ग में रुकावट आ जाता है, जिससे इसकी मात्रा कम हो जाती है, हीट लॉस, ईडी करंट लॉस कम हो जाता है। ये सारी बातें हमने बता दिया है। आप इन चीज़ों को जानने के लिए आप फर्स्ट लॉ जरूर देखिए। ठीक है, तो जो हम ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करने जा रहे हैं, कल मैं फैराडे के नियम से डिराइव किया था, आज मैं लेंज के नियम से डिराइव करूंगा, जिसने फैराडे के नियम में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया था। क्या किया था, यहाँ लिखेंगे क्या, जेनरेटेड ईएमएफ इन कॉइल। देखिए हिंदी भाषी बच्चे परेशान नहीं होंगे, इसी को आप हिंदी में लिख लीजिए, क्या, कुंडली में
इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, हम इसको बोल देंगे, ठीक है, इसको हम बोल देंगे, हिंदी वाले बच्चे इसको ऐसे लिख लेंगे, जनरेटेड ईएमएफ इन द कॉइल। ई बराबर क्या होता है, -n d∅dt, यू नो करेक्टली, ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से जानते ही हैं। अगर हम एक टर्न की बात करें, ठीक है, ईएमएफ हम जो निकालना है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है पर टर्न, हम एक टर्न की बात करें तो यह निक हो जाएगा, तो क्या आएगा d∅dt, ठीक है। इसमें फ्लक्स भी किस प्रकार चेंज हो रहा है, फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग ही चेंज हो रहा है, तो जो ये फ्लक्स का इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, φm sin ωt, क्यों, क्योंकि I बराबर Im sin ωt जो हम सप्लाई देते हैं। तो हम यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ फाई हियर, यहाँ हम फाई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा क्या बच्चों, यहाँ देखिए क्या मिलेगा, -d/dt, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, φm sin ωt, ठीक है। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा, हम ऊपर वाला मिटा देते हैं, ठीक है। इसको हम ये सेकेंड मेथड हम देख रहे हैं कि हमें इक्वेशन का, ठीक, तो यहाँ से आपको मिल गया क्या, -d∅m sin ωt, ये आपका फ्लक्स क्या है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सब मिटाते हैं, ठीक है, हो गया ना, चलिए इसको सब मिटाते हैं हम। हमारा यहाँ तक आया था क्या, ईएमएफ फॉर टर्न, एक टर्न में n बराबर 1 हो जाएगा, तो -dt∅m sin ωt, यहाँ जो आपका φm कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा, ईएमएफ पर टर्न, ये होगा क्या, और ऊपर लिखें क्या, क्योंकि भाई पता नहीं क्या आएगा, आपका φm बाहर हो जाएगा, तो क्या होगा आपका -d/dt sin ωt, ठीक है, ये -φm है, d/dt sin t का क्या होगा, cos ωt, क्योंकि d/dt sin t का cos t होता है, तो cos ωt हो गया, फिर ωt का एक बार और आपका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, -φm cos ωt, इसका जब होगा तो ओमेगा बाहर आएगा और t का 1 होगा, यानी क्या होगा, φm ओमेगा cos ωt। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एक टर्म में हम निकालना है, अगर n टर्म में निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, n का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, चूँकि हमारा जो फ्लक्स है आपका, जो आपका फ्लक्स है वो किस फॉर्म में था, φm sin ωt में था, साइन में था, तो हमें अगर इसमें और इसमें फेज डिफरेंस निकालना हो ईएमएफ और फ्लक्स में, तो इसको साइन में होना ज़रूरी है, इसलिए हम इसको साइन में करते हैं यहाँ पे, तो आपको मिलेगा क्या, -φm ओमेगा, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, यानी कि π/2 माइनस ωt, इसको आप लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, तो कोई अंतर तो आएगा नहीं। अब इस माइनस को हम अंदर भेज देंगे तो क्या मिलेगा आपको, φm ओमेगा साइन ωt माइनस π/2, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। अगर हम n टर्न की बात करें, फॉर n टर्न, तो अगर n टर्न के लिए हम बात करें तो जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इसमें φm ओमेगा n साइन ωt माइनस π/2 होगा, ये तो आप जान ही रहे हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा सा टर्न लेंगे, आपको हम बताएंगे क्या, देखिए अब यहाँ पे अगर हम साइन की वैल्यू 0 अगर यहाँ रख दें, साइन 0, तो साइन 0 का मान 0 है, यानी कि ईएमएफ भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर साइन इस एंगल की वैल्यू अगर 0 ले रहे हैं तो ईएमएफ का भी मान क्या हो जा रहा है, 0 हो रहा है, यानी कि अगर इस एंगल का मान हम मैक्सिमम ले लेंगे, जितना साइन का मैक्सिमम मान होता है अगर उसका हम उतना हम ले लेंगे तो ईएमएफ का भी मान भी मैक्सिमम हो जाएगा। फिर से एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए, अगर साइन की वैल्यू हम मिनिमम वैल्यू 0 ले लेते हैं, साइन की पूरी वैल्यू हम 0 ले लेते हैं तो ईएमएफ भी 0 हो जाएगा। अगर साइन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे रख दें तो ईएमएफ भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, यहाँ लिख सकते हैं क्या, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
इसको हिंदी में लिख सकते हैं ईएमएफ के अधिकतम मान के लिए। तो अगर हम ई मैक्स यहाँ पे लिख दिए, जब ई मैक्स यहाँ पे लिख दिए तो जाहिर सी बात है साइन का हमें मैक्सिमम मान यहाँ लिखना पड़ेगा, और साइन का मैक्सिमम मान क्या होता है, 1 होता है। तो इस पूरे की जगह पे हम 1 लिख देंगे तो मिलेगा क्या, फाई एम ओमेगा ई एन। ये आपका क्या हो गया, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड देन दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब सेकंड की वैल्यू को फर्स्ट में रखें तो आपको क्या मिलेगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर इसको मिटाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं एक लैंग्वेज, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण 2 के मान को समीकरण 1 में रखने पर। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें क्या है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। देख लीजिए, क्लियर है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 का मान जब 1 में पुट करेंगे तो आपका ये क्या होगा, E इज इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है, आप जो ये जो आपका था फाई बराबर फाई एम साइन ओमेगा टी, इसको 1 रख दीजिए, इसको 2 रख दीजिए। ठीक है, इसको आप 3 रख दीजिए और इसको आप 4 रख दीजिए। ठीक है, इन इक्वेशन का नाम, क्योंकि हमें कंपैरिजन करेंगे तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपका ईएमएफ इक्वेशन जो जनरेट होगा ईएमएफ, उसका ये इक्वेशन होगा। ठीक है, जो बाइंडिंग में कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसका ये इक्वेशन होगा, ई बराबर ई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, और ये इस ईएमएफ का मैक्सिमम मान ये होगा फाई एम ओमेगा एन। ठीक है, अब हमको चूंकि मैक्सिमम मान से कोई मतलब है नहीं, हम मैक्सिमम मान चाह ही नहीं रहे हैं। ये जो अब तक हमने निकाला वो सब क्या था, इंस्टैंटेनियस तात्क्षणिक मान। तात्क्षणिक मान समझते हैं, तात्क्षणिक मान हम एसी पढ़ाएंगे अगले सेमेस्टर में, एसी हम पढ़ाएंगे, सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरह एक्सप्लेन करेंगे। आप बस मोटिवेट करिए हमको, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सब्सक्राइब करवाइए, करिए, भेजिए, बच्चों को हमारे चैनल के बारे में बताइए। जब मोटिवेशन मिलेगा, हमें अच्छा लगेगा कि भाई आप हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हमें भी अच्छा लगेगा, तो हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए होता क्या है कि ये प्रत्येक समय इसकी वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है, लगातार चेंज होती रहती है। करंट का मान हर क्षण जो है लगातार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो मान हम ले लेते हैं उसी मान को तात्क्षणिक मान कहते हैं। सब मान ही तो हैं, किसी भी क्षण हम कोई मान ले रहे हैं उसी को तात्क्षणिक मान कहते हैं। तो वही तात्क्षणिक मान था जो बाद में मैक्सिमम मान में क्या हो गया, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। कब, जब साइन की वैल्यू को मैक्सिमम रखा तब। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उसको ऊपर का हम रिमूव करते हैं। ठीक है, तो हमको मैक्सिमम मान से कुछ लेना देना नहीं है, हमें चाहिए आरएमएस मान, क्योंकि यही इफेक्टिव वैल्यू है, यही मेजर होती है और यही सर्किट में क्या करती है, बेसिकली काम करती है। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे टर्म हम बताएंगे आपको, ऑब्जेक्टिव पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। ठीक, क्योंकि वी नो दैट इसको हिंदी में कहते हैं बेटा, हम जानते हैं कि ई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू ई मैक्स अपान अंडर रूट 2। तो ई मैक्स आपको क्या है, फाई एम ओमेगा एन अपान अंडर रूट 2। ठीक है, हमारा जहाँ तक की आशा है कि विजिबल तो हो ही रहा होगा चीज़ें। ठीक है, अब हम वहाँ से वैल्यू पुट करते हैं तो ई आर एम एस मिलेगा हमको क्या, फाई एम ओमेगा के जहाँ पर 2 पाई एफ लिखेंगे इंटू एन अपान अंडर रूट 2। तो जब हम 2 पाई अंडर रूट 2 को हम लिखेंगे क्या, तो यहाँ होगा क्या, फाई एम एफ एन। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 4.44 फाई एन एफ एन। अगर एन को टी से रिप्रेजेंट करें तो फाई एफ टी हो जाएगा।
ये ERMS, यही आपकी इफेक्टिव वैल्यू है जो फर्स्ट मेथड से भी निकालने पर यही आई होगी। ठीक है, अब कह रहे थे सर आपकी इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पॉइंट बताएंगे। हाँ तो बताएंगे ना, अब ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे इस फाई एम को अब क्या लिख सकते हैं दूसरे टर्म में, अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। देखिए अगर हम इसको रिमूव करते हैं, रिमूव करने से पहले हम कुछ बातें बता दें आपको। ये आपका EMF का इक्वेशन है, ये आपका फ्लक्स का इक्वेशन है। अगर 1 और 4 में अगर आप कंपैरिजन करें तो आपको क्या मिलता है, अभी हम बहुत सारी चीज़ें बताएंगे उसमें। ठीक है, पहले ये बात हमें आप बताइए, अगर 1 और 4 में कंपैरिजन करें तो आपको क्या मिलता है कि जो EMF इंड्यूस्ड होता है वो फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करता है। दोनों में फेज डिफरेंस देखिए, दोनों में फेज डिफरेंस आप निकालें ωt माइनस ωt प्लस π/2 तो क्या मिलेगा, π/2 का फेज डिफरेंस मिलेगा। मतलब जो EMF होता है बेटा वो फ्लक्स से 90 डिग्री क्या करता है, लैग करता है। ठीक है, इन दोनों से जानकारी आपको मिल रही है ना कि EMF इज लैग्स फ्रॉम फ्लक्स। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम, यहाँ से एक स्टेटमेंट नोट पॉइंट लिख सकते हैं, नोट फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन फर्स्ट। मतलब इक्वेशन 4 और इक्वेशन फर्स्ट से हम कंक्लूजन, हम निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। वी फाइंड कंक्लूजन दैट क्या हम प्राप्त करते हैं, EMF लैग्स फ्रॉम फ्लक्स कितना डिग्री, π/2 डिग्री। मतलब जो फ्लक्स होता है उससे आपका EMF क्या करता है, π/2 डिग्री लैग करता है। इसीलिए जब हम वेक्टर डायग्राम बनाएंगे नो लोड पे और फुल लोड पे, आगे हम बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो उसमें वेक्टर डायग्राम में इसका यूज होगा। हम इसको रिमूव करने जा रहे हैं। वेक्टर डायग्राम में क्या इसका यूज होगा, देखिए हमेशा आप इसको यूज करेंगे ऐसे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपका फ्लक्स होगा, ऐसे 90 डिग्री आपका लैग करेगा EMF। ठीक है ना, EMF इससे क्या करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा। अब आप कहेंगे सर तो वोल्टेज, तो भाई EMF सदैव उसी कारक का अपोज करते आया है शुरू से ही लेंज के नियम के अनुसार, जिससे जनरेट होगा। तो अगर E नीचे है तो जस्ट इसके विपरीत भी होगा। ठीक है, जो आप सप्लाई वोल्टेज देंगे जस्ट इसके विपरीत होगा। ठीक है, अब E2 और V2 इसके फेज में होंगे, क्यों, क्योंकि वही फ्लक्स जो E1 जनरेट कर रहा है वही फ्लक्स E2 जनरेट करेगा। तो भाई E2 भी इसी के साथ होगा। और E2 में से जब हम वोल्टेज ड्रॉप घटा रहे हैं तब हमको V2 मिल रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है V2 भी इसके साथ होगा। आगे हम इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसमें हम कोर को बताएंगे कि कोर को एज ए सर्किट ट्रीट किया जाता है। ठीक है, जिसमें शंट ब्रांच पैरामीटर मिलते हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं। आप बस हमको सपोर्ट करिए, फिर देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ऐसी चीज़ें हैं जो आप पाएंगे वो हमेशा के लिए दिमाग में बैठेगा, कभी आपको भूलेगा नहीं, गारंटी है इस बात का। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल गया क्या, हम यहाँ से वेक्टर डायग्राम खींचते हैं। आगे हम आपको बताएंगे नो लोड और फुल लोड पर वेक्टर डायग्राम कैसे खींचा जाता है। पहले इसके बाद हम देखिए क्या आपको एक्सप्लेन करते हैं। जो कुछ भी आपको नया चीज़ जानना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हाँ, मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप पिछले वाले वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये ERMS अपन क्या लिख सकते हैं, 4.44। यहाँ पे अगर आप भेजें तो फाई यहाँ पे आ सकता है और N भी यहाँ पे आ सकता है। तो ये हो गया आपका F। ICF को आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ERMS। हम आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं इसमें। इसको आप लिख सकते हैं कि आप फाई एम को BM इंटू A, क्योंकि फाई बराबर BA होता है, सभी लोग जानते हैं, इंटू F। अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए, आपसे एक चीज़ कहा जाए, एक 10 kVA का 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है और एक 10 kVA का 600
100 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर, इसमें दोनों में साइज किसका ज़्यादा होगा? तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है? इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा? कम होगा। देखिए यहाँ से देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो एरिया क्या होगा? कम होगा, ठीक है। तो जिस अगर फ्रीक्वेंसी जो ट्रांसफार्मर अगर सेम रेटिंग का है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो क्या होगी? साइज में छोटी होगी, ठीक है। यहीं से वो चीज़ें आपको मिलता है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। और देखिए इसको मिटाते हैं। ये आपको याद रखिएगा हमेशा कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इसकी साइज़ क्या होगी? इसकी साइज़ लो होगी। क्या होगी? इसकी साइज़ लो होगी, ठीक है। और इसकी साइज़ क्या होगी? हाई होगी। ये चीज़ हो गया, क्लियर हो गया। अब बताइए, अब एक चीज़ और आपको हम बताते हैं, एक दूसरा पॉइंट इसमें हम आपको बताते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। क्या देखिए, ये आपका क्या है? ERMS हो गया। ये आपका 4.44 हम यहीं पे हम BM लिखें और यहाँ पे हम A लिखें, फिर यहाँ FN लिखें और सारी चीज़ों को इधर ले आए हम। अगर आपसे ये पूछे कि हम फ्लक्स डेंसिटी बढ़ावें तो साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ट्रांसफार्मर कोर के साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? कब? जब फ्लक्स डेंसिटी हम बढ़ाएं तब। तो इस BM को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? BM हमने इस फाइव को किस में कन्वर्ट कर दिया? BM इंटू A में। तो यहाँ से हम AFN और 4.44 को इधर लाया तो ऐसे हो गया, ठीक है। अब फ्लक्स डेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं तो देखिए एरिया क्या होगी? घटेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएं तो BM अगर बढ़ेगा तो एरिया क्या होगा? घटेगा। यानी फ्लक्स डेंसिटी हम जब बढ़ाएंगे तो एरिया कम होने से ट्रांसफार्मर कोर का साइज क्या होगा? कम होगा, ठीक है। या तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर हम इसको घटाएंगे तो ये साइज क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक। यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हुआ। और इसके पहले मैंने बताया फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर साइज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि फ्रीक्वेंसी जब हम बढ़ावे हैं तो फिर रेटिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ट्रांसफार्मर के, तो उसको ध्यान से देखिए। जब हम फ्रीक्वेंसी को हम जब बढ़ाएंगे तो EMF का मान भी बढ़ेगा, EMF का मान बढ़ेगा तो रेटिंग बढ़ेगा, रेटिंग बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से साइज भी बढ़ेगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत चीज़ें हैं इसमें भी, लीकेज फ्लक्स वगैरह है भाई, लीकेज रिएक्टेंस वगैरह बढ़ाने पर क्या, वो सब हम आगे बताएंगे आपको। आगे का वीडियो मेरा बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला, जरूर देखिएगा। इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।